चलिए शुरू करते हैं। ओके सो वेलकम, आप सबका फार्मा माइंड्स में वेलकम है फिर से। आप देख रहे हैं एम्स सीआरई का पीवाईक्यू का सीरीज़, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो इससे पहले का जो आपने वीडियो देखा होगा वो था 2017 का पार्ट 1, और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है 2017 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज। डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चंस भी आंसर्स भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को। तो इससे पहले हम आगे बढ़े वीडियो में, एम्स सीआरई का 2025 का जो कोर्स है फार्मा माइंड्स पे लाइव हो चुका है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाके एनरोल कर लीजिए। 99 में अगर आपको अर्ली बर्ड ऑफर आपने अवेल किया होगा तो आपको ये 99 में मिला होगा। अगर आप नहीं तो आपको लॉन्च प्राइस जो है 199 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जो कि एक अफोर्डेबल रेट है। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि एक्सपर्ट्स के थ्रू डिज़ाइन की गई है, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा हर एक जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसका। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, वो भी हर एक क्वेश्चन के लिए। नॉन फार्मा के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे कोर्स में, करंट अफेयर्स और उसके रिलेटेड एमसीक्यूज, नोट्स भी और एमसीक्यूज भी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है नॉन फार्मा और एक होता है करंट अफेयर्स। दोनों ही चीज़ें बहुत ही कम कोचिंग क्लासेस है जो प्रोवाइड करती है। फार्मा माइंड्स में आपको जो कोर्स है इसमें दोनों ही चीज़ें इंक्लूड मिल जाएंगी, नॉन फार्मा और उसके रिलेटेड एमसीक्यू, करंट अफेयर्स के नोट्स और इसके रिलेटेड एमसीक्यूज। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एज इंपॉर्टेंट एज फार्मा वाला पार्ट। ओके, चलिए स्ट्रेटेजी के सेशंस मिल जाएंगे जो भी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट और एम्स दिल्ली का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम और जीपैट नाइपर जो भी एग्ज़ाम्स हैं सारे क्रैक कर रखे हैं हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी ने, उनके थ्रू आपको गाइडेंस और सेशन मिल जाएगा, स्ट्रेटेजी का सेशन। चलिए आगे बात करते हैं अब वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग 2017 का पीवाईक्यू। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इस बार 2017 के पीवाईक्यू में मुझे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप वो क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर देते हैं तो आपको काफ़ी सारा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा और आपको ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी जो आपने आपके रूटीन स्टडी में आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर ऑफ प्रोटीन बफर। प्रोटीन बफर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कौन सा अमीनो एसिड है जो कंट्रीब्यूट करता है। इसमें हम बात करेंगे एलेनिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडिन और आर्जिनिन की। देखिए ग्लाइसिन तो हमको एक पॉइंट याद आता है कि इट इज़, ये कायरल नहीं है, ठीक है, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बट मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि ये कायरल नहीं है, ठीक है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, हमेशा ये बात को ध्यान रखिएगा। हिस्टिडिन जो है ये करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें लगा होता है इमिडाजोल, जो इसका साइड चेन में लगा होता है। इमिडाजोल की वजह से ये इसका फिजियोलॉजिकल पीएच जो है, मतलब इसका जो पीएच है वो रहता है 6, विच इज़ वेरी नियर टू फिजियोलॉजिकल पीएच। इसकी वजह से ये कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन बफर में इसका रोल रहता है, ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए ये जो पी वाई क्यू में जो ये है PQRS-T वाले क्वेश्चंस या ABCD वाले स्टेटमेंट वाले, ट्रू फॉल्स वाले, एसरेशन रीजनिंग वाले, ये सारे क्वेश्चंस आपको बड़े ध्यान से करने हैं क्योंकि इसमें आपको एक क्वेश्चन में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। चलिए स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन अल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटी कैंसर की बात करेंगे। देखिए क्या बोलता है, कह रहा है कि जो है अल्काइलेटिंग एजेंट्स दे कन्वर्टेड टू एजिरिडीनियम आयंस, करेक्ट है, एंड बाइंड टू 7th पोजीशन ऑन एन एटम, ठीक है। चलिए ये तो करेक्ट हो गया, 7th होता है। अगर आपको यहाँ पे उसको घुमाना हो तो वो 8th पोजीशन करेगा या फिर 10th पोजीशन करेगा। अगर आपको उसको कंफ्यूज करना हो तो आप ध्यान रखिएगा ये 7th पोजीशन पे होता है। नाइट्रोजन मस्टार्ड एंड सल्फर मस्टार्ड बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ द ड्रग। बिल्कुल सही बात है, अल्काइलेटिंग एजेंट्स ही तो हैं ये। चलिए दे इनिबिट द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम देयरबाय इनिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस। ना 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 बाबा, ये तो गलत है। देखो
DHR इनिबिटर्स, हाँ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर्स कौन से होते हैं? एंटीफोलेट ड्रग्स होते हैं, वो तो मेथोट्रेक्सेट कराती है। ये आपका कहाँ से कराने लग गया? चलो Q सही है, R गलत है। तो R जहाँ पे सही है वो ऑप्शन मैं गलत कर दूंगा, ये गलत गलत। ठीक है चलो, अब यहाँ तो Q तो सही है, तो बस यही है, ये मिल गया। दे चिलेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम प्रेजेंट इन द डीएनए देयरबाय इनहिबिटिंग डीएनए अनकॉइलिंग, नहीं ये ऑप्शन भी गलत है, दे डू नॉट चिलेट। ओके चलिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इन देयरबाय इनहिबिटिंग अनकॉइलिंग, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अल्काइलेटिंग एजेंट। ठीक है सही है, हमने ऑप्शन जो चूज किया है वो बिल्कुल सही है, P और Q सही है यहाँ पे, ठीक है, और R और S जो है गलत है। प्राइमरीली ये डू नॉट वर्क बाय चिलेटिंग एटम्स इन डीएनए। चलिए, फॉलोइंग आर द सम स्टेटमेंट अबाउट कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल की बात करेंगे, सीधा दिमाग में आना चाहिए एज इनिबिटर एंड वन ऑफ द फर्स्ट एज इनिबिटर्स जो सबसे पहले डेवलप किए गए थे उनमें से एक है आपका कैप्टोप्रिल। इट इज़ अ प्रोटोटाइप मॉलिक्यूल इन अ डिजाइनिंग ऑफ एज इनिबिटर। ऑफ कोर्स यस, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि आपने एक फर्मा बना दिया, ठीक है, फर्मा होता है, या फिर एक मैप बना दिया, या फिर एक चीज़ बना दी जिसको देख के उसी तरह की चीज़ें आप डिज़ाइन करोगे, ठीक है, एक टेम्पलेट बना दिया, ठीक है, बोलते हैं ना एक टेम्पलेट मिल जाए उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते जाएंगे, तो एक प्रोटोटाइप है ये, इसके अकॉर्डिंग ही सारी आगे की एज इनिबिटर्स बनी है। इट कंटेन्स सल्फोनाइल ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। सल्फोनाइल ग्रुप नहीं होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें सल्फाथायोल ग्रुप होता है, यस हाँ, SH ग्रुप होता है, थायोल ग्रुप, यस करेक्ट। इट हैज़ अ प्रोलिन मोइटी इन इट्स स्ट्रक्चर, यस प्रोलिन मोइटी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं, ईस्टर लिंकेज होता है, ईस्टर लिंकेज नहीं होता, तो P और R मेरा करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी मेरे को दिख रहा है, बिल्कुल से टिक करूंगा, यही आंसर है, देख लीजिए। हाँ थायोल ग्रुप मैं बोल रहा था, थायोल ग्रुप इसमें होता है, सल्फोनाइल ग्रुप नहीं होता, प्रोटोटाइप है ये, ठीक है, इसमें कोई ईस्टर लिंकेज नहीं है, ओके, और प्रोलिन मोइटी है जो इसकी बाइंडिंग में हेल्प करती है विथ एज एंजाइम, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए, सिट्रिजिन एज एन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट हैज अ लो सेडेटिव इफेक्ट और पोटेंशियल सेडेटिव इफेक्ट जो इसका है वो कम है, ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, आइडेंटिफाई दैट। सिट्रिजिन कहाँ की ड्रग है? क्लासिफिकेशन तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, मेरे को पता चलना चाहिए सिट्रिजिन जो है वो एंटीहिस्टामिनिक है, पर कौन सी? सेकेंड जनरेशन की है। सेकेंड जनरेशन मतलब एडवांस होती है, ठीक है, थोड़े इसके फीचर्स थोड़े एडवांस्ड होते हैं। एडवांस से मेरा क्या मतलब है कि ये जो है सेडेटिव इफेक्ट जो है इसका कम होता है। अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन था हमारा, वो क्या करता था? लिपोफिलिक ज्यादा था, लिपोफिलिक ज्यादा था, जिसकी वजह से वो क्या करता था? ब्लड ब्रेन बैरियर में एंट्री करके M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता था, जिससे आपका सेडेटिव इफेक्ट आता था। ये आपको पता था कि नहीं पता था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ब्लड ब्रेन बैरियर में जाता था ड्यू टू इट्स हाई लिपोफिलिसिटी, इसकी वजह से M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता था और उसका साइड इफेक्ट आता था सेडेटिव, ठीक है। वो आपने सुना होगा, वो क्वेश्चन आपने क्या बोलते हैं कि कोई ट्रक ड्राइवर है या मशीन ऑपरेटर है, उसको फर्स्ट जनरेशन के हिस्टामिनिक्स एंटीहिस्टामिनिक्स नहीं देते, बस वही क्यों नहीं देते? क्योंकि सेडेशन होता है। तो ये सिट्रिजिन एंटीहिस्टामिनिक है पर सेकेंड जनरेशन का है। तो क्यों नहीं करता ये? क्योंकि इसकी इट हैज़ हाई पोलैरिटी। हाई पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि लिपोफिलिसिटी कम है, ठीक है। चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड is used in a sunscreen products as a topical protective. The topical protective effect of titanium dioxide is arising due to one of the following properties. कौन सी है? Bulk density? No. High LTV absorptivity? No. It has low water solubility? No. High refractive index? Yes. ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड UVA एंड UVB दोनों को रिफ्रैक्ट कर देता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब इसका मतलब क्या है समझो, आपकी स्किन है, आपने इसके ऊपर टॉपिकली ये लगा दिया, ठीक है, TiO2 वाला सनस्क्रीन का प्रोडक्ट। अब आपकी जो यूवी रेज आएगी ये
रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी यहाँ से, मतलब एब्जॉर्ब नहीं होगी आपकी स्किन में। आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो आपको सनबर्न नहीं होगा, ठीक है। और जो भी यूवी रेस से जो कैंसर होता है, ठीक है, वो भी नहीं होगा। कैंसर होने का कारण क्या होता है? थायमिन डायमराइजेशन हो जाता है। जो आपके डीएनए में जो थायमिन होता है उसका डायमराइजेशन हो जाता है। तो आपका ये जो प्रोटेक्ट करेगा इसको, तो इसका इफेक्ट जो आता है वो उसकी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से आता है। चलिए, पैराकोर एंड मोलर रिफ्रैक्शन कैन बी कैटेगराइज अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई। कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव, एडिटिव एंड कंसेक्यूटिव। क्या आएगा इसमें? यह आएगा एडिटिव एंड कंसेक्यूटिव, दोनों आएगा, ठीक है। दोनों का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पढ़ लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3-4 गिन के प्रॉपर्टीज होती है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीज, और एक प्रेशर रिलेटेड होती है और एक होती है ऑस्मोटिक वगैरह की, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, क्या बोलते हैं, टॉपिक। एक बार इसको ज़रूर से गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोई भी सब्सटेंस की दैट डिपेंड्स ऑन द टोटल अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सिस्टम, ठीक है। नंबर नहीं, यहाँ पे था नंबर ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से कंफ्यूज मत होना। चलिए, पैराकोर विच इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द molecular structure and vapor pressure is an additive property, ठीक है, because it can be calculated by adding the contribution from individual atoms or a group of the molecule। दूसरी जगह consecutive property लिखा है, वो क्या होता है? are those that describe the intrinsic nature of a substance relating to its molecular structure, ठीक है। चलिए, molecular structure से related जो इसका होता है intrinsic nature, वो डिस्क्राइब होता है कोई भी सब्सटेंस का, उसको बोलते हैं हम कॉन्सेक्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, रास्ट कैम्फर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट विच आर सॉल्यूबल इन मोल्टेन कैम्फर। मोल्टेन कैम्फर है, उसमें जो भी सॉल्यूबल है, ठीक है, सॉल्यूबल है, उनका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना है। ये मेथड को क्या बोलते हैं? रास्ट मेथड, रास्ट कैम्फर मेथड। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मेथड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मैंने बोला था आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आया है सवाल। जब भी आपको कैम्फर की बात आए, आपको सीधा ढूंढना है लोअर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर बाय द सॉल्यूट। चलिए, क्या होता है मेथड में? आपका जो मोल्टेन कैम्फर होता है, वो कैम्फर के थ्रू आपका जो सॉल्यूट है, जो डिजोल्व है, उसमें सॉल्यूबलाइज है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो जितना ज़्यादा इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, उतना ही ज़्यादा पार्टिकल होंगे, ठीक है। हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल से डील होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। चलिए, इन पोलारोग्राफी व्हेन द लिमिटिंग करंट इज अचीव्ड, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस। लिमिटिंग करंट जब आ जाता है, तब कौन सी प्रोसेस होती है? द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जस्ट मैच द रेट ऑफ मास ट्रांसफर। ना जी ना, ये नहीं होता। द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज स्लोअर देन रेट ऑफ मास ट्रांसफर। ना 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 ना, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ मास ट्रांसफर। ना, द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फार एक्सीड्स द रेट ऑफ मास ट्रांसफर। एग्जैक्टली, जो आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, ठीक है, वो एक्सीड कर जाता है रेट ऑफ मास ट्रांसफर से। एक बार पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, देखिए, द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर exceed the rate of mass transfer, ठीक है। This means that all the available analyte is being reduced or oxidized as fast as it can be and the current is no longer dependent on concentration of analyte। मतलब analyte की concentration पे अब करंट डिपेंडेंट नहीं रहा, वो कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोड के सरफेस के अराउंड है, ठीक है। चलिए,
स्टार्च आयोडाइड पेस्ट या पेपर is used as an external indicator in which of the following titration: iodometric titration of copper sulfate using sodium thiosulfate as a titrant, iodometric titration of ascorbic acid using iodine solution as a titrant. ओके आयोडोमेट्रिक ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन ऑफ सल्फा डायजाइन यूजिंग सोडियम नाइट्राइट एज अ टाइट्रेंट। ये तो नहीं आएगा, देखिए आएगा तो ए या बी में से ही, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला भी नहीं आएगा। अब देख लेते हैं, मेरे हिसाब से इसका ए होना चाहिए या बी, दोनों भी हो सकता है क्योंकि दोनों आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री में दोनों में ही शायद ये यूज़ होता है स्टार्च आयोडाइड पेस्ट या पेपर, ठीक है। यहाँ पे आंसर ए दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ए ही आएगा। एक बार आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। स्टार्च आयोडाइड पेपर यूज होता है, ठीक है। चलिए, फॉर अ डाई, डाई मतलब यहाँ पे कलर डाई की बात होती है। फॉर अ डाई टू बी यूज एज अ मेटल इंडिकेटर इन अ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, सम ऑफ द डाई प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड बिलो। उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही है वो हमको बताना है। देखिए, द डाई शुड हैव डिस्टिंक्ट कलर देन द डाई मेटल कॉम्प्लेक्स। अब आपका मेटल है, उसके साथ आपका होगा एक टाइट्रेंट होगा, ठीक है। एक होगा टाइट्रेंट, एक होगा मेटल। इन दोनों का आपस में हम लोग वो कराएंगे, टाइट्रेशन कराएंगे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये कि पहले तो पहला प्रॉपर्टी है कि डाई का जो कलर है, फॉर एग्जांपल रेड है, तो डाई जब आपका मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स करेगी तो भी अगर वो रेड कलर ही देगी, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि इंडिकेशन कैसे होगा कि टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, एंड पॉइंट आया है कि नहीं, उसका इंडिकेशन कैसे होगा? नहीं होगा। तो इट शुड हैव डिस्टिंक्ट कलर देन डाई मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डाई शुड हैव डिस्टिंक्ट कलर, मतलब इसका रेड है तो मेटल कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद इसका ब्लू या येलो कुछ तो कलर बदल जाना चाहिए। यहाँ पे पहले अलग होना चाहिए, बाद में अलग होना चाहिए। सो पी इज करेक्ट। द डाई मेटल कॉम्प्लेक्स, डाई प्लस मेटल का जो कॉम्प्लेक्स है शुड हैव हायर स्टेबिलिटी देन मेटल चिलेट कॉम्प्लेक्स। मेटल चिलेट, चिलेट मतलब टाइट्रेंट। अब देखो भाई, आपने डाला चिलेट, ठीक है। एक सेकंड, पेन काम नहीं कर रहा मेरा, एक सेकंड। ठीक, देखो आपने डाला चिलेट, उसके बाद डाला आपने मेटल, जो भी है आपका रहेगा, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो तभी तो आपका टाइट्रेशन जो है आगे प्रोसीड करेगा। अगर आपने साथ में इंडिकेटर वाला डाई डाल दिया और मेटल डाल दिया तो ये तो बेचारा खाली रह जाएगा, ठीक है। इसके साथ तो होगा ही नहीं कोई रिएक्शन, इनका ही कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इट शुड नॉट हैव हायर स्टेबिलिटी देन चिलेट मेटल कॉम्प्लेक्स, ओके। चलो, क्यों गलत हो गया? द डाई शुड बी कैपेबल ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग विथ मेटल आयंस। कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए डाई और मेटल का, पर इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, वो बात अग्री है, ठीक है। चलिए, तो आपका P और R सही हो जाएगा और Q गलत हो जाएगा, ठीक है। C आपका रहेगा। एक बार पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन बहुत छोटा सा है, ठीक है। चलिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़कर ना सुना हूँ, ठीक है, जिससे आपका टाइम ज़्यादा मतलब ना जाए। अगर आपको लगता है आप एक बार वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन आराम से पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए, in amperometry, rotating platinum electrode is used as indicating electrode, ठीक है, इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। इट हैज सर्टन एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेज। रीड द स्टेटमेंट और फिर बताओ कि आपका कौन सा एडवांटेज है, कौन सा डिसएडवांटेज है, ठीक है। चलिए, पी क्यू आर 3 दिए हुए हैं। अब पी बोलता है कि इट कॉज लार्ज डिफ्यूजन करंट ड्यू टू रोटेशन रिजल्ट इन ग्रेटर मास ट्रांसफर। देखो, ग्रेटर मास ट्रांसफर हो रहा है, वो हमारे लिए अच्छी बात है, तो ये तो एडवांटेज हो जाएगा। रोटेशन की वजह से ज़्यादा करंट आपका मिल रहा है, डिफ्यूजन करंट, वो अच्छी बात है। इट कॉज ग्रेटली रिड्यूस्ड रेसिडुअल करंट,
इट कॉज ग्रेटली रिड्यूस्ड रेसिडुअल करंट ड्यू टू लेक ऑफ कंडेंसर इफेक्ट। ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज हो जाता है अगर रेसिडुअल करंट रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। इट हैज़ अ लो हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल, ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल आपका कभी भी लो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका बैकग्राउंड में नॉइज आता है, नॉइज करंट आता है, मतलब आपको अनवांटेड करंट आ जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, द लो हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रोड इज मोर लाइकली टू अंडरगो हाइड्रोजन इवोल्यूशन इंट्रोड्यूस एज अनवांटेड बैकग्राउंड करंट। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। चलिए, देयर आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटीन बाइंडिंग विच इज माई पर्सनली फेवरेट टॉपिक। बहुत ईजी सा सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए, प्रोटीन बाइंडिंग जब होता है डिक्रीज कर देता है फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन द सिस्टम। ऑफकोर्स सी बात है, अगर प्रोटीन से बाइंड कर रहा है तो फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन तो कम ही हो जाएगा सिस्टम में, तो ये तो ठीक है। प्रोटीन बाइंडिंग टू प्लाज्मा एल्ब्यूमिन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता, रिवर्सिबल होता है। द ड्रग विथ अ लो लिपोफिलिसिटी हैव अ हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। लिपोफिलिसिटी कम है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका कम होगा और फिर इसका प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये कह सकते हैं सही। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ वन ड्रग कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग, ये भी ठीक है। एक मिनट, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा, आर वाला देख लेते हैं, पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। देखो पी और एस तो मेरे को ठीक लग रहा है, पी एस ठीक है, पी को गलत बता दिया नहीं, गलत बता दिया नहीं, पी क्यू को सही बता दिया नहीं, ठीक है। आर में मेरे को डाउट था, जो वो आर जो है ये गलत रहेगा। ड्रग्स विद लो लिपोफिलिसिटी हैव अ हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। देख लेते हैं, देखो ऑप्शन डी हमने चूज किया था, सही है, ठीक है। ड्रग्स विथ लो लिपोफिलिसिटी हैव अ हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, दिस इज फॉल्स। टिपिकली लिपिड सॉल्युबल लिपोफिलिक ड्रग्स टेंड टू बाइंड मोर टू प्लाज्मा प्रोटीन, ये बात हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, based on Henderson-Hasselbalch equation at pH, what pH the value of weak acid would be 99% ionized, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक टेबल बनाना रहता है, यहाँ पे मैं टेबल बना के दिखा देता हूँ। आपको याद है, अगर हम बनाते थे ऐसा टेबल, आपने पहले भी देखा होगा क्लासेस में, एसिड और बेस रहता था, ठीक है। 0 pH पे 50%, ठीक है। देखिए pH 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे आता था 90 99 और 99.99, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन का ये टेबल होता था, आयोनाइजेशन होता था, ठीक है। एक सेकेंड, इसका मतलब होता है यहाँ पे देखो, बाकी का वैल्यू हम यहाँ पे लिखते थे और सेम यहाँ पे उल्टा आता था, यहाँ पे आ जाता था 10 90 99 1.1 और 99। एक सेकेंड, पेन काम नहीं कर रहा मेरा, फिर से यहाँ पे 99.9, ठीक है। चलिए, तो pH 3 पे एसिड ड्रग 99.9% आयोनाइज रहेगा। ये टेबल होता है, आप टेबल याद रख लीजिए। तो इधर एक्चुअली pK होता था, हाँ, तो इधर +3 आएगा। चलिए, इसका आंसर ए दे रखा है ऑलरेडी, मैंने देखा नहीं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर टेबल आना चाहिए, मैंने यहाँ पर टेबल आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है, अब एक बार ड्रॉ कर लेना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेबी पाउडर्स। स्टेरिक एसिड, ये तो होता है, स्टेरिक एसिड तो होता है, बोरिक एसिड नहीं होता, केओलिन होता है, ये भी होता है, तो हमको एक ही ढूंढना है। हाँ, तो बोरिक एसिड नहीं होता। बोरिक एसिड क्यों नहीं होता? बोरिक एसिड में जो आपका है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, तो आप बोलोगे सर फिर डाल क्यों नहीं रहे, तो इसमें होती है ज़्यादा टॉक्सिसिटी। चलिए, टॉक्सिसिटी होती है इसमें, पोटेंशियल टॉक्सिसिटी, तो बोरिक एसिड हम लोग यूज़ नहीं करते। अकॉर्डिंग टू कोजेन-कार्मे इक्वेशन, a 10% change in the porosity can be
प्रोड्यूस 2, 3, 5 फोल्ड इन विस्कोसिटी। देखिए कोजन कार्ब में जो इक्वेशन है ना, उसमें अगर आप 10% का चेंज लाएंगे उसके अकॉर्डिंग, मतलब 10% का अगर आप चेंज लाएंगे पोरोसिटी में, तो आपका विस्कोसिटी में चेंज आएगा 3 फोल्ड का। ठीक है, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको याद होगा तभी ही आप इसको आंसर कर सकेंगे। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कंटेनर्स, अरे ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। कंटेनर्स यूज्ड फॉर रिजल्ट शुड विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ, अरे देखते ही आंसर लग जाता नहीं इसमें, 140 to 180 PSIG एट 130 फ़ारेनहाइट। चलिए पढ़ लीजिएगा एक बार, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कुछ खास है नहीं उसमें। स्टडी द टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए, इफ द गैस इज कूल्ड बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर लेस प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाइड। लिक्विफाई करना है गैस को। मैं पहले एक बात बता देता हूँ, कोई भी गैस हो अगर आप उसको लिक्विड करना है तो आपको दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दीजिए, या तो आप उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो अगर आप उसका टेम्परेचर बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है, कूल्ड बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर से भी उसका अब कम ले जा रहे हैं टेम्परेचर, तब बहुत ही कम प्रेशर रिक्वायर्ड रहेगा उसको लिक्विफाई करने के लिए। ठीक है, आप दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं, टेम्परेचर कम कर दीजिए और प्रेशर उसका बढ़ा दीजिए। पर अगर आप उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी लो ले जा रहे हैं तो फिर ज़रा सा ही प्रेशर जो है रिक्वायर्ड होता है उसको लिक्विफाई करने के लिए। तो ए तो मतलब एक्स तो करेक्ट है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर द लिक्विड विल हैव हाईएस्ट वेपर प्रेशर। ये भी ठीक है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे लिक्विड का हाईएस्ट वेपर प्रेशर होता है, दोनों करेक्ट है। चलिए एक बार पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कैसे रहता है। किसी भी गैस को हमको अगर लिक्विफाई करना हो तो उसको कंडेंस करना पड़ता है लोअर टेम्परेचर करके या फिर प्रेशर बढ़ा के। चलिए, एसेशन रीजन का हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। फॉर एन एपीआई ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम पार्टिकल साइज, मतलब एक एपीआई है सेम पार्टिकल साइज का, उसका पार्टिकल साइज मतलब एपीआई का सेम है। ठीक है, सारे पार्टिकल सिमिलर साइज के हैं अप्रोक्सीमेटली। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे सेम साइज के हों, पर हम अप्रॉक्स मान लेते हैं कि सारे सेम साइज के हैं। द एंगल ऑफ रिपोज विल इंक्रीज विद द डिपार्चर फ्रॉम स्फेरिकल शेप। अब देखिए बच्चे जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिपार्चर फ्रॉम स्फेरिकल शेप क्या होता है। डिपार्चर फ्रॉम स्फेरिकल शेप का मतलब कुछ नहीं होता, ये स्फेरिकल शेप है, गोल है, इससे डिपार्चर करना मतलब शेप में आपका रफनेस आ जाना। ठीक है, डिपार्चर हो या डेविएशन हो, ऐसे अगर वर्ड यूज हुए हो मतलब उससे हटकर ऐसा, उस मतलब स्फेरिकल से हटकर क्या हो सकता है, नॉन स्फेरिकल ही होगा, रफनेस वाला। ठीक है, टिगड़ा मेड़ा पार्टिकल अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे डिपार्चर फ्रॉम स्फेरिकल शेप। तो एंगल ऑफ रिपोज बढ़ रहा है जब रफनेस बढ़ रही है। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा बोलता है रीजन कि एंगल ऑफ रिपोज इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस रफनेस एंड पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज तो हमने कांस्टेंट रखा है, विथ कांस्टेंट पार्टिकल साइज इंक्रीज इन रफनेस इंक्रीज द एंगल ऑफ रिपोजल। ठीक है, मतलब देखो डिक्रीज बोला है यहाँ पे, स्फेरिकल शेप जो है उसका वहाँ से क्या हो रहा है, वो हट रहा है, मतलब डिपार्ट कर रहा है, मतलब डेविएशन हो रहा है, तो आपका जो एंगल ऑफ रिपोज है वो बढ़ेगा, क्योंकि बोला है रफनेस बढ़ रही है यहाँ पे, और पार्टिकल साइज हमारी दोनों जगह कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एसरेशन आएगा, वो ठीक है हमारा, और आपका जो रीज़न है वो भी आपका करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, चूज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ अ फॉर्मुलेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इसमें आएगा आपका पैकेजिंग एक्सरसाइज ड्यूटी, ये आता है, ये आएगा आपका। ठीक है, देख लीजिए ये होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग कॉस्ट, MAPE। यहाँ पे आपको अगर फुल फॉर्म भी पूछ लेता ना तो भी बहुत सारे बच्चे घबरा जाते, कंफ्यूज हो जाते कि M से क्या है, मिनिमम है, मेजरेबल है, मैक्सिमम है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरेबल एक्सपेंसेस, ऐसा ही इसका हाँ, मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यही है।
ठीक है, और आंसर भी हमारा सही है। पीछे हमेशा याद रखेंगे एक्सरसाइज ड्यूटी आएगा। देखो आपको यहाँ पे कहाँ पे फंसा सकता है, हमेशा एक बात याद रखना, आपका ये फॉर्मूला में एक्सरसाइज ड्यूटी जो है ये हमेशा बाहर आएगा, ठीक है। ऐसे याद रख लो, एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज कहाँ पे करते हैं मोस्टली लोग भागना वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो घर के बाहर करते हैं, तो आप इसको लिख दो कि ये बाहर है, ठीक है। एक्सरसाइज ड्यूटी हमेशा बाहर आएगा, और ये सब प्लस होना चाहिए, यहाँ पे कहीं भी माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको वो मतलब ट्विस्ट करने के लिए कोई बीच में माइनस का साइन लगा देगा, कुछ भी माइनस कहीं भी नहीं आएगा, सब प्लस होगा। और दूसरा आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर सकता है, MAPE डिवाइड बाय 1000 कर सकता है, डिवाइड बाय 10 कर सकता है, ठीक है। आपको ऐसे वो कंफ्यूज करेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे एग्जामिनर जो है उनका माइंडसेट क्या होता है, कैसे वो आपको कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे +1 की जगह मतलब 1 प्लस की जगह 1 माइनस कर सकता है, ठीक है, ऐसा 1 इंटू कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, तो ऐसा नहीं आएगा। आपको वेरिएशंस देखने हैं सारे और फिर सही वाला आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरेंस के लिए कौन सा फॉल्स है। चलिए, दे आर प्रोड्यूस एज अ पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एजेंट्स, ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। इंटरफेरेंस आर वायरस स्पेसिफिक एजेंट दैट कैन इंटरफेयर आइदर विद DNA और RNA वायरस, ठीक लग रहा है। इंटरफेरेंस हैव नो इफेक्ट्स ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस, इंटरफेरेंस आर सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन बाय वायरस इन्फेक्टेड, ठीक है, ये भी बी मेरे को लग रहा है कि फॉल्स है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, करेक्ट, ओके, सी है, ये गलत है, इसमें मेरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। इंटरफेरेंस आर वायरस स्पेसिफिक एजेंट्स दैट कैन इंटरफेयर आइदर DNA और RNA वायरस, यहाँ पे देख लीजिए, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, नॉट वायरस स्पेसिफिक, दे हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल इफेक्ट, कैन इंटरफेयर विथ रेप्लिकेशन ऑफ बोथ, ठीक है, नॉट जस्ट स्पेसिफिक टाइप। तो यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर सी रहेगा, ठीक है, जो कि गलत स्टेटमेंट है, बाकी सारे आपके सही स्टेटमेंट हैं। चलिए, which one of the following statement is not true for stainless steel, it called inox steel, stainless steel 316, हाँ ठीक है, inox steel बोलते हैं इसको, contains 10.5 to 11% क्रोमियम, जी बिल्कुल, ये भी आपका करेक्ट है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम इट एग्जिबिट पैसिवेशन फिनोमिना, हाँ क्रोमियम है तो ये भी सही है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एसिड्स, गलत, देखिए ये एसिड से अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट टू मेनी टाइप ऑफ कोरोजन, इट कैन स्टिल बी अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। चलिए, प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ फ्लो इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, वॉल्व की बात कर रहे हैं आपका, प्रिसाइज कंट्रोल अगर पूछा है आपका निडल वॉल्व रहेगा, आपका निडल वॉल्व से आप प्रिसाइजली रेट ऑफ फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो रेट जो मैंने बोला कंट्रोल कर सकते हैं प्रिसाइजली। हीट सेंसिटिव मटेरियल्स लाइक फ्रूट जूस आर एवेपोरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, देखिए हीट सेंसिटिव वगैरह मेरे को जब भी दिखता है मैं सीधा फॉलिंग फिल्म पे निशाना मारता हूँ अपना, और वो हमेशा सही लगता है। फॉलिंग फिल्म टाइप ऑफ एवेपोरेटर आपका हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए यूज होता है। चलिए, which of the following conditions have conditions favor formation of large crystals, high degree of super saturation, ना ये देखने में लगेगा सही बट नहीं, हाई मैग्मा डेंसिटी नहीं, ये नहीं, बी, ये सी और भी ऊपर नीचे हो गया, देख लीजिएगा, लो न्यूक्लिएशन रेट, हाँ ये ठीक है, रैपिड कूलिंग ऑफ मैग्मा ना, हाँ ठीक है, ऑप्शन हमारा बी ही सही है, लो न्यूक्लिएशन रेट आपका, दिस कंडीशन इज करेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो एमल्शन, दीज आर ट्रांसपेरेंट, देखो ट्रांसपेरेंट तो होता है तो ये तो हट जाएगा, लेस देन माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर से कम नहीं, ठीक है, यहाँ पे माइक्रोमीटर डिफाइन नहीं किया है, बस माइक्रोमीटर लिख दिया है, तो ये होना चाहिए 1 माइक्रोमीटर से कम और ट्रांसपेरेंट, करेक्ट है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमने हाफ देख लिए हैं,
26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक सेकेंड मैं पेन स्टार्ट कर दूं, वेट। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन रखने पर विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूसिलेज विल पोजेस मैक्सिमम वेलोसिटी। सॉरी, वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, विस्कोसिटी है। चलिए, मतलब आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल रखने को कह रहा है, और उसके बाद पूछ रहा है कि कौन सा जो म्यूसिलेज है वो सबसे ज़्यादा विस्कस होगा। देखिए यहाँ पे हम ना पता लगा सकते हैं ग्रेन्यूल्स की साइज से, जैसे कि मेज़ होता है, मेज़ स्टार्च हो गया, राइस का स्टार्च हो गया, व्हीट स्टार्च हो गया, पोटैटो स्टार्च हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ये है ना, इसका जो ग्रेन्यूल का साइज होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसमें अमाइलोज का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा अमाइलोज कंटेंट होने की वजह से ये ज़्यादा विस्कस होता है एज कंपेयर टू ऑल अदर व्हेन मेड एट इक्वल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो चलिए ये रहा, एक बार आप देख लीजिए। हाईली विस्कस होता है, जनरली प्रोड्यूस हायर विस्कोसिटी व्हेन कंपेयर टू अदर स्टार्च व्हेन प्रिपेयर्ड एट इक्वल कंसंट्रेशन ड्यू टू लार्जर ग्रेन्यूल साइज, हाई अमाइलोज कंटेंट। ठीक है, चलिए the integrity of seals in the case of vials and bottles is determined by test. Some of them are given below. लीकस टेस्ट होता है बिल्कुल, वाटर हैमर टेस्ट होता है, इससे सडन प्रेशर देख डालते हैं आपके वाइल्स पे, बॉटल्स पे, और पता लगाते हैं कि ये बेयर कर सकता है प्रेशर कि नहीं। स्पार्कर टेस्टर प्रोब, यहाँ से भी आप करंट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं। ठीक है, तो ये तीनों ही टेस्ट आपके परफॉर्म किए जाते हैं टू चेक द लीक रेजिस्टेंस है कि नहीं, उसमें लीकेज तो नहीं, ये देखने के लिए। वो बॉटल हो गया और वायल हो गया। ठीक है, तो एक बार आप पढ़ लीजिए कैसे टेस्ट करते हैं। लीकस टेस्ट है, वाटर हैमर टेस्ट है पानी की मदद से, और एक आपका है स्पार्कर टेस्टर प्रोब विच यूज्ड एज अ टेस्ट, जो यहाँ पे क्या होता है कि डिटेक्टिंग लीक्स बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटल सरफेस। चलिए 28 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। द सरफेस एरिया मेजरमेंट यूजिंग बेट, यस अप्रोच यूटिलाइजेस आर्गन गैस फॉर एड्जॉर्प्शन। दूसरा बोल रहा है कि बैट का फुल फॉर्म दे रखा है ब्रूनर एमेट टेलर। ब्रूनर एमेट टेलर, देखिए ये तो मेरे को करेक्ट लग रहा है बिल्कुल, अगर आपको फुल फॉर्म आपने पढ़ा हुआ है तो फिर ये करेक्ट है। ठीक है, क्यों तो करेक्ट है तो दोनों तो इनकरेक्ट नहीं हो सकते। पी करेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट तो नहीं हो सकता, और दोनों करेक्ट है कि वो नहीं, वो भी देख लेते हैं। देखिए आर्गन गैस जो है यूज़ नहीं होती, हमारी यूज़ होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, जिसका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म अच्छा है और वो इनएक्सपेंसिव भी है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे पी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा और क्यू जो है करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हम चूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दे रखा है एक्सप्लेनेशन ब्रूनर एमेट टेलर का, और यहाँ पे मैंने बताया कॉमनली नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, इसका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म अच्छा है और इनएक्सपेंसिव है और इजीली अवेलेबल भी आपको हो जाती है। DLVO थियरी के हिसाब से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कॉलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड टू अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। Which one of the following leads to attractive interaction between the two particles? देखिए सॉल्वेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, वंडरवॉल्स फोर्स, या फिर स्टेरिक फोर्स। तो जब आपका अट्रैक्टिव इंटरेक्शन की बात पूछी जा रही है बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो आप जा सकते हैं वंडरवॉल्स फोर्स के साथ। ये जो आपका है ये आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस अप्लाई कराता है दोनों के बीच में। देख लीजिए, इन कंटेक्स्ट ऑफ DLBO थियरी, इंटरेक्शन बिटवीन कोलॉइडल पार्टिकल्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेन फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक, दीज फोर्सेस जनरली रिजल्ट इन रिपल्शन। तो हमारा तो अट्रैक्शन का था, तो रिपल्शन वाला तो वैसे ही निकल जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो आपका रिपल्शन फोर्सेस होनी चाहिए वहाँ पे। वंडरवॉल्स की बात करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जो हमारा इंटरेस्ट है जिसमें हम देख रहे थे, तो वो वंडरवॉल्स के थ्रू होगा। ठीक है, चलिए दूसरी जो सॉल्वेशन और स्टेरिक फोर्सेस है,
typically contribute to stabilization or repulsion rather than attraction in colloidal systems। मतलब हम एक बात तो कह सकते हैं कि attraction जो है mainly attributed by the van der Waals forces only। ठीक है, चलिए read the following statement viscosity के regarding specific viscosity of a polymer solution is obtained as a relative viscosity। ठीक है, +1 हटा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी ऑफ अ पॉलीमर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एज अ रिलेटिव विस्कोसिटी, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। स्पेसिफिक विस्कोसिटी की डेफिनेशन ये नहीं होगी। रिलेटिव विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी टू द सॉल्यूशन। एक मिनट, रिलेटिव विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू द विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जी बिल्कुल, ये तो करेक्ट डेफिनेशन है आपके रिलेटिव विस्कोसिटी की, तो क्यू सही है। तो जहाँ पे क्यू गलत है वो ऑप्शन हटा देंगे, क्यू गलत है हटा देंगे। ठीक है, चलिए पी गलत है, पी सही है तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। आर पढ़ लेते हैं एक बार। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एट डिफाइनेड टेम्परेचर, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। चलिए, द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज पॉइज और डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है जो कि इसका गलत यूनिट है, इसका यूनिट ये नहीं होगा। क्यू और आर ही हमारा सही है। ठीक है, ठीक है, बाकी एस को देख लेते हैं, एस और पी को। स्पेसिफिक विस्कोसिटी ऑफ अ पॉलीमर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एज अ रिलेटिव विस्कोसिटी +1, ये इनकरेक्ट है बिकॉज द स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज द रिलेटिव विस्कोसिटी -1 आएगा। ठीक है, नॉट +1 आएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा जो एस है वो क्या कह रहा है, द यूनिट फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इनकरेक्ट, जो वहां पे दिया हुआ था पॉइज और डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नहीं आएगा बिकॉज यूनिट इज स्ट्रोक और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट्स आपको देखिए, आप फिजिक्स वगैरह तो पढ़ नहीं रहे हैं तो यूनिट्स का ज़्यादा आपको झंझट नहीं है, पर जिस यूनिट आपको बीच बीच में आ रहा है, ठीक है, जैसे सरफेस टेंशन का, इंटरफेशियल टेंशन का हो गया, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये सारों का आपको माइंड में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आप फिर कंफ्यूज हो गए ना, तो फिर बड़ा मतलब रिग्रेट होगा बाहर आके कि यार इतना अच्छा क्वेश्चन था छोड़ के आ गए, बाकी 50 लोग आपसे सही करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आप वैसे ही पीछे हो जाओगे। तो एटलीस्ट ट्राई करो। देखो, गलती करना लाजमी है, ठीक है, पर गलती करना वहाँ पे लाजमी है जहाँ पे ठीक है कि लगता है कि गलती हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन में तो गलती मत करो जहाँ पे हमको खुद को हंसी आए या फिर रोना आ जाए कि यार साला ये क्या करके आए, बाहर आके समझ में आए कि रिग्रेट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन में गलती करके आए। गलती करो कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में, तो लगे कि हाँ ठीक है यार ट्राई किया पर गलत हो गया, पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। ऐसे सस्ते सस्ते क्वेश्चन में तुम गलती करोगे तो फिर बाहर आके रिग्रेट ही होगा ना तुम्हें। तो ध्यान रखो कि ऐसे क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होनी चाहिए, दिमाग में सारे यूनिट्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, व्हाट नेगेटिव एड्सॉर्प्शन वुड डू। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन का यार एक ही चीज़ होती है, सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है, सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है, सरफेस फ्री एनर्जी कहाँ है, हाँ ये भी इंक्रीज करता है, सरफेस फ्री एनर्जी, सरफेस टेंशन दोनों ही इंक्रीज करता है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड फेज एड्सॉर्ब to the surface in such a way that it reduce the surface energy and makes the surface more wettable। ठीक है, surface free energy इससे बढ़ जाती है। when negative adsorption occurs it generally increases the surface free energy because adsorbed molecules may create stronger interaction on the surface। जो adsorb हो रहे हैं मॉलिक्यूल, जो बल्क में से जो नीचे लिक्विड में से जब ऊपर जा रहे हैं सरफेस पे, तो वो वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो सरफेस फ्री एनर्जी आपकी बढ़ती है, सरफेस टेंशन भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्जन टेस्ट। देखिए यूनिफॉर्मिटी क्या पूछा है, इट इवेल्युएटेड एट यूजिंग 6 टैबलेट्स एंड 500 ml ऑफ वाटर। ओके, इट इन्वॉल्व्स द मेजरिंग द डिस्पर्जन टाइम ऑफ ईच टैबलेट। यार यहाँ पे आप देखिए 6 टैबलेट का तो हमें क्राइटेरिया दिया होता है कि सिर्फ 6 टैबलेट्स को हम लोग यूज़ करके यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट करेंगे, डिस्पर्जन टेस्ट करेंगे, पर यहाँ पे 500 ml कभी डिस्क्राइब नहीं किया होता, तो ये गलत है
क्यू में भी गलत है क्योंकि इट इन्वॉल्व मेजरिंग द डिस्पर्जन टाइम ऑफ ईच टैबलेट। यार हर टैबलेट थोड़ी हम निकाल के टेस्ट करते हैं, हर टैबलेट नहीं करेंगे हम लोग टेस्ट, तो यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाएंगे। देखिए विजुअली एग्जामिन द डिस्पर्जन, ठीक है, एंड नॉट द ईच टैबलेट। चलिए, बट इट डज नॉट स्पेसिफिकली मेजर डिस्पर्जन टाइम फॉर ईच टैबलेट, ठीक है, और द 500 ml इज नॉट स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर दिस टेस्ट। चलिए, कैरेमलाइजेशन के बारे में कुछ दे रखा है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पार्ट। कैरेमलाइजेशन काफ़ी रेयरली क्वेश्चन आता है, बट जब आता है तो अच्छा क्वेश्चन आता है। कैरेमलाइजेशन अकर्स इन एसिडिक कंडीशन, सही बात है, ट्रू। कैरेमल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्लूकोज, यार ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं है कि ग्लूकोज अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो कैरेमल है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। कैरेमल इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, नॉट बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इट इज़ नॉट एन स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ कैरेमल। कैरेमल इज ऑब्टेन्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ फ्रुक्टोज, दिस इज करेक्ट, ठीक है, तो पी और एस करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन मेरे को ठीक लग रहा है, पी और एस करेक्ट, ठीक है, ये ट्रू लग रहा है मेरे को। देखिए कैरेमलाइजेशन अकर्स इन एसिडिक कंडीशंस, ये हायर हीट, अगर इट डजेंट रिक्वायर्ड एसिडिक कंडीशन तो फिर ये तो गलत हो जाना चाहिए, हमारा पी गलत हो जाना चाहिए। तो मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं हम लोग? स्टेटमेंट क्यों पी और एस ये ट्रू बोल रहा है। कैरेमल इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, दिस इज ट्रू। मैंने उल्टा बोल दिया क्या लगता है कुछ? वेयर प्रोसेस वेयर शुगर है, ओके, एस और आर दोनों ट्रू हैं और क्यू गलत है, ओके। ओके, आई गेस इसका ये आना चाहिए आंसर कि पी और क्यू जो है वो गलत है और आर और एस जो है वो सही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई थी, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं मिस्टेक के लिए। देखिए आर और एस जो है वो सही है, कैरेमल जो है डिग्रेड होता है, फ्रुक्टोज का डिग्रेडेड प्रोडक्ट होता है और ग्लूकोज का बर्न प्रोडक्ट होता है, अल्कली कंडीशन में होता है, एसिडिक नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगेन मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करूँगा, ठीक है, और आपको मैं कमेंट कर दूंगा, इस वीडियो के नीचे मैं कमेंट कर दूंगा कि इसका करेक्ट आंसर एक बार करेक्ट यही है, डी वाला ही करेक्ट है। मैं इसका एक बार रीचेक करूंगा और मैं आपको एक बार एश्योर करूंगा करेक्ट आंसर के साथ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए, फाइंड द प्रोसेस बाय विच द कन्वर्जन ऑफ सल्फासेलाजिन टू सल्फापिरिडिन एंड 5-aminoसैलिसिलिक एसिड 5-ASA बोलते हैं, ठीक है। चलिए, टेक प्लेस इन कॉलोन, बिल्कुल एक ही आंसर है, एजो रिडक्शन, डायरेक्ट पता होगा तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सल्फासेलाजिन इज अ ड्रग फॉर द अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन डिसीज, इसमें एजो बॉन्ड होता है। देखिए एजो बॉन्ड ऐसा दिखता है जो दो मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करता है, सल्फापिरिडिन और 5-aminoसैलिसिलिक एसिड। इन द कॉलोन एजो रिडक्शन होता है वेयर बैक्टीरिया इन द गट ब्रेक डाउन द एजो बॉन्ड, दिस प्रोसेस reduces the azo bond into two separate components, that is sulfapyridine and 5-aminosalicylic acid, and both are active compound, ठीक है। चलिए, how much quantity in grams of sodium chloride is needed to make 30 ml of a 2% isotonic drugs sodium chloride equivalent, ओके। यहाँ पे सी आंसर दे रखा है, इसका कैलकुलेशन, अच्छा इसका यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दे रखा तो कोई बात, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दे रखा, इसका कैलकुलेशन भी आपको मैं कमेंट में
पिन कर दूंगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर स्लाइड जो है मिस हो गई है, जो इसका जो एक्सप्लेनेशन का स्लाइड था वो मिस हो गया है, जिस पे पूरा कैलकुलेशन किया हुआ था। तो वो आपको नीचे में कमेंट में लिख दूंगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लायोफिलाइजेशन। देखिए लायोफिलाइजेशन होता है मोस्टली हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, हीट सेंसिटिव। चलिए, लायोफिलाइजेशन कैन नॉट बी डन इन फाइनल कंटेनर्स लाइक मल्टीपल डोज कंटेनर्स। ओके, lyophilized products need special methods for reconstitution. Lyophilization causes protein denaturation in tissues. Lyophilization is suitable for drying the thermolabile product. देखिए एस तो मैंने पहले ही कह दिया था, एस तो पक्का है, तो एस जहाँ पे फॉल्स हो वो हटाना पड़ेगा। एस ही ट्रू है मतलब, क्योंकि देखिए लायोफिलाइजेशन कैन नॉट बी डन इन अ फाइनल कंटेनर्स लाइक मल्टीपल डोज कंटेनर। जब आपका मल्टीपल डोज कंटेनर होता है, जो क्या बोलते हैं स्मॉल वायल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप उसको नहीं कर सकते। लायोफिलाइज जो प्रोडक्ट होते हैं लायोफिलाइज नीड्स स्पेशल मेथड्स फॉर रिकन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, एंड कॉज प्रोटीन डीनेचुरेशन इन टिश्यू। देखिए प्रोटीन डीनेचुरेशन का कोई सवाल नहीं है, लायोफिलाइजेशन से कोई प्रोटीन डीनेचर नहीं होता आपका, ठीक है। चलिए, दिस इज फॉल्स। लायोफिलाइजेशन इज एक्चुअली अ जेंटल प्रोसेस दैट हेल्प्स रिजर्व प्रोटीन, ठीक है, ये डीनेचुरेशन नहीं करता। दिस इज ट्रू। यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो रखी है, एक सेकेंड। आफ्टर लायोफिलाइजेशन द प्रोडक्ट इज इन अ पाउडर फॉर्म एंड नीड्स टू बी मिक्सड विद अ लिक्विड टू बी यूज्ड। ओके, ठीक है, तो मतलब हमारा ये भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू है और ये ट्रू है, और यहाँ पे कैन नॉट भी लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कैन बी डन इन फाइनल कंटेनर्स। मतलब ये P जो है हमारा फॉल्स है, Q जो है हमारा ट्रू है, S भी जो है हमारा ट्रू है, और R हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअली ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए Q, और जो S हैं वो एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग पेंडिंग पे रखते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, ठीक है, क्योंकि गलतियां हो सकती है हमसे भी, हमारी टीम जो बनाती है कभी स्लाइड्स, वहाँ से भी कुछ मिस हो सकता है उनसे भी। सो बेटर है कि हम एक बार क्रॉस चेक करें और आपको सही से सही आंसर दें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको भी एक आपका कैलकुलेशन वाला मैं पेस्ट कर दूंगा उधर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, मैं बता दूंगा, और एक और क्वेश्चन था जिसमें हमको डाउट था, ठीक है, कैरेमलाइजेशन वाला मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33, 36 और एक कैलकुलेशन वाला, ये मैं आपको फिर से कमेंट बॉक्स में एक बार सही से बता दूंगा कि क्या दिक्कत है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। एक बार मुझे रेफरेंस बुक वगैरह से में से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, चलिए चलिए, ओके। A sample of paracetamol tablet claims to contain 500 mg of paracetamol, but on analysis by government analysts, it was found to contain 200 mg only. As per drug and cosmetic rule, the product would be categorized as adulterate. Adulterate तो नहीं है क्योंकि इसमें कुछ और adulteration नहीं है। मिसब्रांडेड हो सकता है ये, क्योंकि जो ये क्लेम कर रहे हैं उतना इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये ए ही होगा। देखिए, मिस ब्रांड का मतलब क्या है, लेबलिंग और क्लेम्स मेड ऑन द पैकेजिंग आर फॉल्स। अगर वो बोल रहे हैं 500 mg है तो 500 mg होना चाहिए, नियर इक्वल टू 500 mg होना चाहिए। अगर 200 है विच इज़ वेरी लेस ऑफ वॉट एवर दे आर क्लेमिंग, सो इट वुड बी कैटेगराइज एज मिस ब्रांडेड ड्रग। चलिए,
अडल्ट्रेट क्या होता है? जब उसमें कुछ इम्प्योर, अनसेफ, हार्मफुल कुछ मिलाया जाता है या उसमें से फाउंड होता है, ठीक है। चलिए, स्पूरियस ड्रग क्या होता? स्पूरियस ड्रग मीन्स ड्रग डेट इज फ्रॉडुलेंट और फेक, ठीक है, जो फेक हो जिसका कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा। और अनएथिकल isn't a legal term used to describe drug, ठीक है, under DNC Act. While the situation could be seen as unethical by manufacturer, the legal term for it is misbranded. तो अनएथिकल करके ऐसा कोई ड्रग का टर्म नहीं है, बट बाकी तीन की हमने डेफिनेशन देख ली। यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इज परमिटेड इन वेरियस डोजेज फॉर्म्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड अदर मेडिसिन सिस्टम। कौन सा फॉलोइंग जो है स्वीटनर्स परमिटेड है आर्टिफिशियल? सुक्रालोज, एस्पार्टेम और सैकरिन, इसमें तीनों ही आपका परमिटेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अलाउड फॉर द यूज इन वेरियस प्रोप्राइटरी मेडिसिन, दीज स्वीटनर्स आर एडेड टू मेक द मेडिसिन टेस्ट बेटर विदाउट एडिंग कैलोरीज एंड अफेक्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ से भी तो क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो आपका टेस्ट अच्छा करने के लिए डाल रहे हैं हम लोग मेडिसिन में, तो उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? क्या वो कैलोरी बढ़ाना चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ उसका ब्लड शुगर लेवल पे कोई अफेक्ट होना चाहिए? तो अफेक्ट भी नहीं होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल पे, ठीक है। चलिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अनसेचुरेशन, हाईएस्ट टू लोएस्ट। चलिए, लिनोलेनिक, ओलेक, स्टेरिक, यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। लिनोलेनिक में होते हैं 3, इसमें होते हैं 2, इसमें होते हैं 1 और इसमें होता है 0। ये है सेचुरेटेड वाला। स्टेरिक एसिड जो है आपका सेचुरेटेड फैटी एसिड है भाई, अनसेचुरेटेड नहीं है। तो RSQP ऑप्शन दिख रहा है, मिल गया मेरे को। चलो सी, चलो देख लीजिएगा एक बार आप भी। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है, बाकी मैंने बता दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नॉट रिलेटेड टू द प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटरी एक्शन। मतलब प्लेटलेट जो एग्रीगेट हो जाते हैं उसको आपको रोकना है, ठीक है। तो एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिज्म, यस, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस जहां पे आप एडीपी रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करके प्लेटलेट का एग्रीगेट होना रुकवा सकते हैं, ठीक है। प्लेटलेट एग्रीगेट होना रुक जाएगा, हमको यही चाहिए। प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं मांगता, ठीक है, सिंपल बोलो तो। ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, ये भी। यहाँ पे ये गलत लिखा है, इसको 2B और 3A होता है, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये भी पार्ट है, ये भी एक टारगेट होता है, इसको भी आप एंटागोनाइज करके प्लेटलेट एग्रीगेशन को रुकवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिशन, बिल्कुल ये भी पार्ट है, फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिशन, PDI। चलिए, इसको भी आप रोकेंगे, इनहिबिशन करेंगे फॉस्फोडाइएस्टरेज का, तो भी आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है वो रुक जाएगा। दूसरा, प्रोस्टासाइक्लिक इनहिबिशन, प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिशन। भाई देखो, प्रोस्टासाइक्लिन का काम जो है ना, वो खुद उसका काम है प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करना। अगर मैं इसको खुद इनहिबिट कर दूंगा ना, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट होना रुक जाएगा, क्योंकि ये तो खुद इनहिबिट कर रहा है। मैं इसको रोकूंगा तो ये इनहिबिट होना रुक जाएगा। समझ रहे हो कि दिमाग का वो हो रहा है, आपका बाजी पाव बन रहा है दिमाग का, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, जो आपको काम करवाना है प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन, वो काम ऑलरेडी प्रोस्टासाइक्लिन करता है। आप उसको उसका काम रोक दोगे तो आपका ये जो आउटकम है वो भी रुक जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आप एक बार पढ़ लेना, डिटेल में दे रखा है सारी चीज़ों को, एग्जाम्पल भी दे रखा है। फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिशन में आपका डायपाइडामोल आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोपिडेग्रोल आता है एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, और ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A में आपका एबिक्सिमैब आता है, ठीक है। चलिए, बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फ्रॉम प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडी
गिव्स इंडिकेशन ऑफ द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन कहाँ से मिलता है? रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन आपका मिलेगा टी मैक्स से। चलिए बिल्कुल सही है, टी मैक्स यहाँ पे टिक कर देते हैं पहले, कंफ्यूजन ना हो। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडी जो होता है, द वेरियस पैरामीटर्स हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है ठीक है ठीक है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, ये सब हमको पता चलता है। मेन जो है हमारा वो देखते हैं, टी मैक्स जो है वो यहाँ पे ग्राफ है ना, ग्राफ में देखते हैं। देखिए ये जो टी मैक्स है, टी मैक्स क्या है? टाइम रिक्वायर्ड। ये रहा देखिए टी मैक्स, टाइम फॉर द पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। सी मैक्स पहुंचने में जितना टाइम लगेगा दैट इज टी मैक्स। अब आपको देखना है कि टोटल एक्सपोजर ऑफ द ड्रग का टाइम कितना है, तो वो आपका एरिया अंडर द कर्व बताएगा। ठीक है, वो बताएगा। अगर आपको देखना है रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, रेट मतलब क्या? जब भी आपका रेट आता है ना तो आपका टाइम से बात आ जाती है कि रेट मतलब कितना जल्दी हो रहा है, किस रेट पे हो रहा है। हम बोलते हैं ना कि यार डिक्रीज तो हो रहा है पर कितने रेट पे हो रहा है, मतलब रेट मतलब टाइम के एस्पेक्ट में आप बात करोगे कि यार मेरा जो है ये 5 मिनट पर ml के हिसाब से हो रहा है, इसको रेट बोलते हैं। ठीक है, डिक्रीज तो हो रहा है पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई चीज़ अगर डिक्रीज हो रही है तो 5 ml पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज हो रही है, तो टाइम आ गया ना, तो इसको आप रेट बोलोगे। ठीक है, तो आपको जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखना है तो आपको टी मैक्स ही देखना पड़ेगा। चलिए, इफ C is the concentration of dissolved drug and CS is the saturation concentration, in which case sync conditions are said to be maintained। अगर C जो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है, डिजोल्व ड्रग, और CS जो है वो सैचुरेटेड कंसंट्रेशन है, तो कौन से केस में सिंक कंडीशन होता है आपका मेंटेन कहलाएगा? तो आपका जो डिजोल्व ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है C, दैट शुड बी लेस देन ऑफ व्हाट 10% ऑफ saturated concentration, then it is said to be maintained for sync condition। This ensure that there is a continuous gradient for the drug to dissolve and diffuse into the surrounding medium। बिल्कुल 2 मिनट का टाइम लूँगा आपका मैं, ठीक है, 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लूँगा। सिंक कंडीशन जो बच्चों को नहीं पता बता देता हूँ क्या होता है। देखिए ये आपका स्टमक है, एक काम करते हैं यहाँ पे नहीं, हम इसको थोड़ा दूर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये आपका स्टमक हो गया, ये आपका हो गया ब्लड समझो, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम हो गया। अब आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपका डिफ्यूजन होता है, पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, मान लो आपके स्टमक में 10 मॉलिक्यूल हैं ड्रग के, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 5 चले गए इधर, ठीक है, 5 चले गए इधर, तो यहाँ पे कितने बचे? अभी 5 बचे और इधर भी 5 बचे। तो अब आप क्या बोलोगे कि सर अब तो डिफ्यूजन रुक जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हायर और लोअर कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट तो खत्म, अब इधर भी 5 है इधर भी 5 है। अब ऐसा तो नहीं है कि इधर ज्यादा इधर कम, ज्यादा और कम होता तो ज्यादा से कम की तरफ जाता, अब दोनों तरफ बराबर है, तो ये तो डिफ्यूजन होगा ही नहीं, आगे की ड्रग एब्जॉर्ब होगी ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन नहीं आती कभी बिकॉज ऑफ सिंक कंडीशन। सिंक कंडीशन क्या होता है कि जो ब्लड की स्ट्रीम है, यहाँ से जो 5 मॉलिक्यूल हैं ये फिर आगे फर्दर बॉडी में चले जाते हैं, आगे की बॉडी में चले जाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब ब्लड में घूमते रहते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर साइड से हट गए, ये पर्टिकुलर साइड जहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ से 5 मॉलिक्यूल हट गए। तो अब बताओ, अब पहले था 10 और 0, फिर हो गया 5 और 5, अब हो गया 5 और 0 फिर से, ठीक है, अब तो हो गया ना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसको बोलते हैं सिंक कंडीशन। चलिए, स्टडी द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट।
Antibiotics are serum proteins providing immunity. IgG provides immunity to newborn babies while IgM is first जनरेटेड एंटीबॉडी. हाँ ठीक है, ये दोनों ही ठीक लग रहे हैं. नहीं, एक दोनों नहीं, ये तो ठीक लग रहा है. जी वाला पी वाले का देख लेते हैं क्या आंसर है. हाँ देखो दोनों ठीक है. एंटीबॉडीज आर सीरम प्रोटीन्स प्रोवाइडिंग. हाँ सीरम प्रोटीन्स ही तो होते हैं. ठीक है, मैंने कैसे कैसे मेरे ध्यान से निकल गया ये. एंटीबॉडीज जो होते हैं सीरम प्रोटीन्स होते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड तो करते हैं. ठीक है चलो, दोनों ही हमारे ट्रू है मतलब. चलिए, इनकरेक्ट ढूंढना है. चिक मार्टिन टेस्ट यूज ऑर्गेनिक मैटर मीडिया. ओके, द ऑर्गेनिज्म इन रेडियल वॉकर टेस्ट इज सल्मोनेला टाइफी. ये तो यार करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. रेडियल वॉकर टेस्ट यूजेस ऑर्गेनिक मैटर इन मीडिया. द ऑर्गेनिज्म इज चिक मार्टिन टेस्ट इज एस टाइफी. यार ये सब करेक्ट लग रहा है, ये करेक्ट मेरे को नहीं लग रहा. ठीक है, मतलब सी हो सकता है. सी जो है अपना आंसर हो सकता है. ठीक है, रेडियल वॉकर जो है टेस्ट में ऑर्गेनिक मैटर मीडिया नहीं होता. ठीक है, बाकी सारे करेक्ट हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस. रेजोनेंस फोर्स, रेजोनेंस एंड लंडन फोर्स, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन एंड लंडन फोर्स, रेजोनेंस फोर्स एंड डायपोल इंट्रैक्शन. जब आपका चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी आए तो हम रेजोनेंस एंड डायपोल इंट्रैक्शंस की बात करते हैं. ठीक है, formed where there is a interaction between electron donor and electron acceptor. Resonance force, these force are important because they stabilize the complex. complex कौन सा, एक इलेक्ट्रॉन डोनर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का. कैसे करते हैं ये स्टेबलाइज, बाय अलाउिंग डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. रेजोनेंस होता है जैसे बेंजीन में हर जगह इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, डेंसिटी डीलोकलाइज होती है वैसे. चलिए, making the complex more stable. Dipole-dipole interaction. These interactions occur between the positive and negative poles of molecules. Okay, contribute to the stability of complex by enhancing attraction between donor and acceptor. तो दोनों ही हमारा चार्ज ट्रांसफर के दौरान दोनों ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा. ठीक है. Which of the following isotherm are produced when the heat condensation of successive layers is more than the heat of adsorption of first layer. तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर अगर आपको आपने पढ़ा होगा तो आप लगा सकते हो. 3 and 4, 3 and 5 अगर होगा इसका करेक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं. बिल्कुल सही है. टाइप 3 आइसोथर्म, टाइप 5 आइसोथर्म. ठीक है, दिस अकर्स when the heat of condensation of successive layers is greater than the heat of absorption of the first layer. ऐसा हमने पढ़ा था. और 5 में similar to 3 ये भी occurs when there is a strong absorption at first and then additional layers of adsorbate form more weakly causing the adsorption rate to slow down as more layers are formed. तो ये दोनों आपका रहेगा टाइप 3 और टाइप 5. आप एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल कर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ लेंगे. ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो आप एक बार इसको देख लीजिए. इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है. ठीक है, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग पम्प्स इज यूज्ड इन हैंडलिंग कोरोसिव लिक्विड्स. कोरोसिव लिक्विड्स जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, इनको हैंडल करने के लिए कौन सा होता है पंप. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात आए या कोरोसिव लिक्विड्स की बात आए, दोनों में ही आप पेरिस्टाल्टिक पंप यूज करेंगे. ठीक है, प्रिवेंट्स द लिक्विड फ्रॉम कमिंग इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पंप्स मैकेनिकल पार्ट्स. ठीक है, चलिए. यहाँ पे अलग अलग पंप्स के बारे में दे रखा है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए. ठीक है, ओके. द रेनॉल्ड नंबर वाइडली यूज टू क्लासीफाई फ्लो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स इज द रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब रेनॉल्ड नंबर किसका रेशियो है वो पूछा है. एक मिनट, ओके सॉरी, इधर इनर्शियल है कि इंटरस्टिशियल है. इनर्शियल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही नहीं. पहली बात तो इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स
विस्कस टू इनर्शियल, ग्रेविटेशनल हटा दो, बी होना चाहिए, हाँ, इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है, रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स का, मतलब रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, ये आपका करेक्ट रहेगा। दोनों का डेफिनेशन भी दिया हुआ है। दीज आर द फोर्स दैट मेक लिक्विड और फ्लूइड कंटिन्यू मूविंग स्पेशली व्हेन द फ्लूइड इज हाई इन स्पीड। Viscous force, these are the force that resist the movement of the fluid especially when the fluid's viscosity is high or the flow rate or flow speed is low। ओके, ठीक है, चलिए, रेनॉल्ड्स नंबर का दे रखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बिल्कुल भी। SOS, SOS मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल इजी सा है, इमीडिएट नहीं, ओकेशनल नहीं, व्हेन नेसेसरी, जब हेल्प, SOS इज द साइन टू आस्क हेल्प और व्हेन समथिंग इज वेरी नेसेसरी। ओके, चलिए, इट इज़ लैटिन टर्म, तो लैटिन टर्म जो फार्मा में होते हैं सारे, BID, TID, QID, ठीक है, AC और PC होता है, ये सब आपके जो भी SOS, ये सब आपके जो भी लैटिन टर्म्स हैं एक बार पढ़ लीजिएगा। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एसोसिएशन कॉलॉइड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिसेल्स। ओके, एक मिनट, एक बार सारे पढ़ लेते हैं पहले। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीफिल्स, दे कंटेन एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स, दे शो पार्शियल सॉल्वेशन, दे आर कॉल्ड मिसेल्स। They are also called micelles. So they show partial solvation is the false. This is false. Association colloids typically show complete solvation, not the partial solvation. Okay, the hydrophilic parts of the molecule interact with the water and hydrophobic parts cluster together to minimize the exposure to water। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हमने दो वीडियोस के थ्रू, वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2, 50 क्वेश्चंस MCQs, 50 MCQs, ठीक है, टोटल हमने 100 MCQs कर लिए हैं। किसके? चलो, एम्स CRE 2017 के हमने PYQs सारे ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, चलिए, 2017 का हो गया। आगे के PYQs के वीडियोस जल्दी आएंगे, बने रहिए फार्मा माइंड्स के साथ। और अगर अभी तक आप एनरोल नहीं कर रहे हैं तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? फिर कोई भी कोचिंग क्लास आपको इस प्राइस पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, नॉन फार्मा उसके MCQs, करंट अफेयर्स के नोट्स उसके MCQs, स्ट्रेटेजी सेशन, गाइडेंस, ये कोई भी कोचिंग क्लास आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। 99 या 199 अगर आप अभी लेते हैं तो इस प्राइस पॉइंट पे। तो अभी ही मतलब अगर आप वेट कर रहे हैं, आप किस चीज़ का कर रहे हैं? अगर आपको क्वालिफाइड करना है, अगर आपने सोच लिया है कि आपको एम्स का, CRE का क्वालिफाइड करना है, ठीक है, तो ज्वाइन करिए फार्मा माइंड्स का ये क्लास। देखिए, कोई भी चीज़ का ना एक ही है की टू सक्सेस, बस उसके पीछे लग जाओ, मेहनत करो। ठीक है, हमने भी सारी जो फैकल्टीज़ हैं GPET निकाला है। ठीक है, 2 बार GPET क्वालिफाइड किए हैं, नाइपर क्वालिफाइड किया है, डबल डिजिट में रैंक है, नाइपर मोहाली का जो ड्रीम था वो अचीव किया है। तो सारी चीज़ें हो सकती है, तो बस वेट किस बात का कर रहे हो? अभी स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट नहीं की है तो। ठीक है, बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर अगले वीडियोस में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगेन, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो एक बार #50 कमेंट कर दीजिए, तो मुझे लगेगा कि कुछ बच्चे हैं जो वीडियोस को आधा छोड़कर नहीं गए, पूरा देख रहे हैं। और अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, इसका मतलब आप अपने गोल को लेकर डिटरमाइंड हैं और आप ज़रूर एक न एक दिन सक्सेस पाएंगे हर काम में। ठीक है, ना कि एम्स की एग्ज़ाम में, सारे कामों में, क्योंकि आप में डिसिप्लिन है, आप में कंसिस्टेंसी है, आप में वो हार्ड वर्क करने की ताकत है, तभी आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। चलिए, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, ऑल द बेस्ट।